नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 13 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 13 तक के सारे ही प्रैक्टिस सेट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए आप आज से अपना 14 सेट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपके इसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बाद आपका सिर्फ 15 बचेगा और ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मुख्य सेविका के लिए आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मुख्य सेविका के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे वन लाइनर क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उस बैच को अगर आपने देख लिया और उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसी के साथ हम उसमें जितना भी करंट अपडेशन हो सकता है, जितनी ज़रूरत है आपको उतना करंट भी अपडेट किया जाएगा। उस बैच को देखने के बाद आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? कौन सा? मूल्य बढ़ाना यानी कि मार्कअप, प्रतिशत, प्राइम या BARS? कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो आपके पाक विधि समायोजन है, इसमें जो आपका तरीका यूज किया जाता है ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशत, ठीक है। कौन सा तरीका? प्रतिशत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाद्य प्रक्रमण, जिसमें अनाज का स्टार्च या मांड चीनी में परिवर्तित होता है। कौन सी है वो विधि? ठीक है, पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना। तो खाद्य प्रक्रमण, जिसमें जो अनाज का जो स्टार्च है, जो अनाज का मांड है, वो चीनी में परिवर्तित हो जाता है। ये किसमें होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, माल्ट करना, ठीक है। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनाज को आंशिक रूप से अंकुरित कर स्टार्च को किण्वन द्वारा चीनी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया? माल्ट करना। नेक्स्ट देखिए, दूध पौष्टिकीकरण का HTST तरीका है कौन सा? 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए, 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका, देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा क्या, जो HTST का तरीका है ये है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर, यानी कि कोई अंडे में इनमें से 3 पोषक तत्व होते हैं और कोई एक नहीं होता है। जो एक नहीं होता है आपसे वो पूछा, क्या पूछा आपसे? इसे छोड़कर, ठीक है। तो देखिए, क्या एविडिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या बायोटिन। तो अंडे में क्या नहीं होता है? देखिए, अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है, शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अतः अंडा जो है वो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सभी जो आपके हैं सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। यह उच्च जैविकी मूल्य वाला भोज्य पदार्थ है। ये सब इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? अंडे के बारे में। अब देखिए, आपको बताना है कि अंडे में इनमें से क्या नहीं होता है। तो देखिए, अंडे में आपका एविडिन भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है और बायोटिन भी होता है। जो नहीं होता है वो क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। आपसे इसमें नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है कौन सा? मेथिओनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन या ल्यूसिन? कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइसिन। क्या होगा ये? ये होगा लाइसिन, ठीक है। देखिए, गेहूं की प्रोटीन अर्ध प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। गेहूं की प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा है? ठीक है, रॉस ने, ऑकबर्न और निम्कॉफ ने, लैंडिस ने या मैकाइवर और पेज ने? पेजे नहीं है, ये पेज होगा, ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा है? तो ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर ए,
रॉस ने, ठीक है, किसने कहा था? रॉस ने। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये आप पहले एक प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके थे और आपको एक बुक का भी नाम बताया गया था जिसमें रॉस ने अपनी जिस पुस्तक में ये सोशल कंट्रोल की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी, ठीक है। बुक का नाम याद रखिएगा, बुक का नाम है आपका सोशल कंट्रोल, ठीक है, बुक का नाम है सोशल कंट्रोल। रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में उपकरणों की प्रणाली की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? वर्ष 2014 में, 2015 में, 2013 में या 2012 में, ठीक है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण कार्यक्रम है इसको पुनः सक्रिय करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए 25 दिसंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था और इसके आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे इसमें सिर्फ ये पूछा है कि शुरू कब किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था इस वर्ष 2014 में, लेकिन आपको पूरी डेट याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इसकी पूरी डेट थी 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। देखिए ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो आपका मिशन इंद्रधनुष है इसका 4.0 वर्जन 7 फरवरी 2022 को यानी कि इसी साल की फरवरी में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसलिए ये दोबारा से न्यूज में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से पूर्व मुखीकरण परिवार का उदाहरण है कौन सा? जिसमें जन्म हुआ हो, जिसमें गोद लिया गया हो, जिस परिवार में शामिल होना चाहता है या जिसमें विवाह हुआ हो। तो निम्नलिखित में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए पूर्वामुखी परिवार वह होता है व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसको उसका पूर्वामुखीकरण परिवार या जन्म मूलक परिवार भी कहते हैं, ठीक है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में आप जन्म मूलक परिवार देख चुके थे, तो जन्म मूलक परिवार को ही पूर्वामुखीकरण परिवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारक वाला है। देखिए अभिकथन क्या है? अभिकथन है जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है, ठीक है। इसका कारण देखिए, तर्क क्या लिखा है? तर्क है जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर है आपका ए सत्य है परंतु आर गलत है और लास्ट है आपका ए सत्य है परंतु आर सही है, ठीक है। ए सत्य है परंतु आर गलत है आपका सी है और डी है आपका ए सत्य है परंतु आर सही है, ठीक है। ए असत्य है इसमें ये। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए इसमें क्या है, जनजातीय समाज जीवन में सरल और एकीकृत होता है, ये तो सही है, ठीक है भाई। जो जनजातियां उनका जीवन क्या है, बड़ा सरल है, उनके पास बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजीज और इस तरह की चीजें नहीं है और वो क्या है, आपने अगर देखा होगा तो उनके बीच में जो एकता है वो बहुत ज्यादा है, तो ये तो बात सही है। इसका तर्क देखिए क्या लिखा है, तर्क लिखा है जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो जनजातियां हैं, जो इस तरह की लोग होते हैं, वो अपनी परंपराओं और अपनी मान्यताओं के लिए बहुत दृढ़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये उनका एक अनुशासन बनाए रखने का तरीका है। तो देखिए इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए अगर कोई समाज है, कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उसके अगर सारे लोग किसी मान्यताओं को मान रहे होंगे, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होगा, उसमें एक तरह की एकता विद्यमान होगी उस समाज में। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने से पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा, इसे कहते हैं क्या? परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या शक्ति विवाह। तो इस तरह के विवाह को क्या कहते हैं? देखिए इस तरह के विवाह को कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण विवाह, ठीक है। देखिए परीक्षण विवाह का मुख्य उद्देश्य विवाह के इच्छुक युवक की साहस की परीक्षा करना होता है और ऐसा उचित भी है क्योंकि जनजातियों का जीवन अत्यंत कठोर होता है तथा इस प्रथा का उत्तम उदाहरण गुजरात के भील जनजाति में देखने को मिलता है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये क्वेश्चन जो आपका लिखा है यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि परीक्षण विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो ये आपका मिलता है गुजरात की भील जनजाति में देखने को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है, मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र या पिता? कौन तृतीयक संबंधी है? तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे, देखिए मामा भी क्या है, आपका क्या है, द्वितीयक संबंधी, आपकी माँ का भाई है। ठीक है, भाई का पुत्र भी आपका क्या है, द्वितीयक संबंधी है। और जो पिता है ये तो आपके प्राथमिक वो है। ठीक है, तो जो तृतीयक संबंधी होगा वो कौन होगा आपका, वो होगी कौन, साले की पत्नी। ठीक है, देखिए साला कौन है, साला कौन है, पत्नी का भाई, साला कौन हो गया, द्वितीयक संबंधी, और साले की भी पत्नी है क्या हो गई, तृतीयक संबंधी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? जीएस गुडिये ने, एमएन श्रीनिवास ने, इरावती कर्वे ने या केएम कपाड़िया ने? किसने बताया है? तो देखिए पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का जो लक्षण बताया है, ये बताया है आपका डॉक्टर केएम कपाड़िया ने। ठीक है, किसने, डॉक्टर केएम कपाड़िया ने। जबकि देखिए इरावती कर्वे जो थी, इन्होंने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन किया था। ठीक है, इरावती कर्वे ने क्या बताया था, इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के जो प्रकार्यात्मक पक्ष है उसका वर्णन किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? जिमरमैन ने, चार्ल्स कूले ने, पीएच प्रभु ने या रॉबर्ट बेरस्टीड ने? तो जो आपका आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार है, इसकी अवधारणाएं किसने विकसित की थी, आपसे पूछ रहा है। तो ये जो आपकी अवधारणाएं हैं, ठीक है, ये विकसित की थी किसने, ये आपकी विकसित की गई थी जिमरमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक चीज आपको और देखने वाला है, देखिए जो मतलब पारिवारिक स्वायत्त के स्तरों का विश्लेषण करके जो आपके जिमरमैन थे, जिमरमैन ने 3 बुनियादी परिवारों की पहचान की थी। कौन कौन से, आपसे पूछा जा सकता है कि जिमरमैन के अनुसार 3 बुनियादी पारिवारिक प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका ट्रस्टी परिवार, ठीक है, दूसरा है आपका आणविक परिवार और तीसरा है गृहस्थ परिवार। 2 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना, 2 यहाँ पर लिखे हुए, एक और इन्होंने बताया था, एक बताया था आपका कौन सा, ट्रस्टी परिवार। ठीक है, ट्रस्टी परिवार, ठीक। और जिमरमैन के अनुसार 3 परिवार कौन से हैं, आणविक, गृहस्थ और ट्रस्टी परिवार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्या है, आपकी सूची है, ठीक है, और नीचे इसका कूट दिया हुआ है। देखिए आपसे कुछ अधिनियम या कुछ कानून पूछ रहा है और उसके आगे उसके वर्ष लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा जो अधिनियम है वो किस वर्ष में आया था। ठीक, देखिए इनमें से सबसे जाना पहचाना आपको कौन सा लग रहा है, जो आप कई बार रिपीट कर चुके हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम। ये कई बार आ चुका है ना अब तक के पिछले वीडियो में। तो आप सबको अब तक ये याद हो चुका होगा, जो आपका घरेलू हिंसा अधिनियम था ये कब आया था, ये आया था 2005 में। ठीक है, तो ये देखिए बी का 4th किस में है, बी का 4th है आपका 2 ऑप्शंस में से, किसमें है बी का 4th, बी का 4th है आपका, एक तो है किसमें, एक है आपका ऑप्शन ए में और एक है ऑप्शन सी में। तो आपका देखिए जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं 2 ऑप्शन। तो देखिए जो एक समान पारिश्रमिक अधिनियम है ये आपका आया था 1976 में, ए का हो जाएगा 2nd, और जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है ये आया था 1990 में। ठीक है, और जो लास्ट आपका बच रहा है महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण निषेध अधिनियम, ये अधिनियम आया था आपका 1986 में। ठीक है, देखिए ए का कौन सा है, ए का है 2nd, ए का 2nd देख लीजिए किसमें है, तो ए का आपका 2nd आ रहा है किसमें, ए में, ऑप्शन नंबर ए में, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में आपको ये जो अधिनियम लिखे हुए हैं इसके आगे बस डैश करके उसका वर्ष लिख लेना है, क्योंकि ये जो सभी अधिनियम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है क्या,
18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? ये तो किसी भी बच्चे को ही पता होगा कि जब भारत में जब लोग 18 साल के हो जाते हैं तो उनके पास वोट देने का अधिकार आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दो सूचियां दी हुई हैं, उसके नीचे उसका कूट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक तरफ जो आपके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, और प्रसिद्ध जो आपके स्वतंत्रता से रिलेटेड लोग थे वो हैं, और एक तरफ उन्होंने जिस तरह के मॉडल दिए थे विकास के, वो मॉडल दिए गए हैं। आपसे पूछा है कौन सा मॉडल किसने दिया था। ठीक है, एक तरफ है आपके MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, एक तरफ है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन और विनोबा भावे। और इनके मॉडल कौन कौन से हैं? मॉडल है आपका विकास का स्वदेशी मॉडल, ठीक, विकास का मिश्रित मॉडल, विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल और विकास का सर्वोदय मॉडल। देखिए स्वदेशी से आपको कुछ याद आ रहा है? विकास का स्वदेशी मॉडल किसने दिया था? भाई स्वदेशी आंदोलन जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में थे उस टाइम पे किसने चलाया था? ये था आपका महात्मा गांधी का आइडिया। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 1 ही हो जाएगा। आप देखिए ए का 1 किसमें है? अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि ये जो विकास का स्वदेशी मॉडल है ये MK गांधी का है, ऑप्शन नंबर 1 भी अगर आपको सिर्फ पता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए के अलावा और किसी में 1 दिया ही नहीं है। इसका कौन सा आंसर हो गया? आंसर हो गया आपका ए। देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको सब कुछ आने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो आना जरूरी होता है और उसी के बेस पे आप अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए बाकी सबके भी देख लेते हैं। बाकी सबके क्या है? JL नेहरू का क्या है? विकास का मिश्रित मॉडल। अमर्त्य सेन का क्या है? विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल। और विनोबा भावे का क्या है? सर्वोदय मॉडल। ठीक है, ये ऑलरेडी मिला हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से किसने धर्म को इस अर्थ में परिभाषित किया है? ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने दिया आपसे पूछ रहा है। ना केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है। ये किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने, ई बोगार्ट्स ने, जॉर्ज गुरविच ने या कूले और बर्नार्ड ने? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर और पेज ने। और किसके संबंध में कहा था ये कहा था आपका धर्म के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम है? ठीक है, कौन सा? सीमा शुल्क नियंत्रण, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण या दंड विधानसभा नियंत्रण? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम है? ठीक है, तो कौन सा है ये है आपका सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक नियंत्रण है। यह ज्यादातर अनिश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? आपसे पूछ रहा है। आपके जो ऊपर परिभाषा लिखी है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, ये किसकी परिभाषा है? लैंडिस की, कार्ल मैनहीम की, पीटर बर्जर की या थॉमस लकमैन की? तो ये जो आपकी परिभाषा है ये है आपकी लैंडिस की। ठीक है, देखिए ये पूरी परिभाषा लिखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके आगे डैश करके बस क्या लिख लीजिए? लैंडिस लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण उपागम से संबंध है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपका पूछ रहा है कौन सा आपका महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। साम्य और गरीबी विरोधी उपागम, बी है आपका सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप के अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन में महिलाओं की सरोकार को प्राथमिकता देना, सी है आपका नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है, या डी ऊपर से नीचे की ओर उपागम। तो क्या है इसमें से? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। ठीक है, ये क्या है? ये महिला सशक्तिकरण के उपागम से संबंधित है, ऑप्शन
सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह तर्क दिया कि निर्धनता, श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिसने धनी का पक्ष लिया तथा निर्धन को हाशिए पर ढकेला की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। इनमें से वो कौन सी व्यवस्था है? विश्व व्यवस्था सिद्धांत, उदारवाद, नव उदारवाद या उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये जो आपका ऊपर पूरा एक ये लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, ये इन चारों में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? विश्व व्यवस्था सिद्धांत से। ठीक है, किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यवस्था सिद्धांत से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है आपका, देखिए वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं को उत्तरदायी माना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यह है प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। ठीक है, जो मतलब वेबलेन थे, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक दशाओं को उत्तरदायी माना था और प्रौद्योगिक दशा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णयवाद कहा जाता है। ठीक है, वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन को नवीन प्रविधियों एवं प्रौद्योगिक कारकों से जनित मानते हैं, इसलिए इन्हें ही प्रौद्योगिक निर्णायकवादी भी कहा जाता है। देखिए इतना पूरा ना दे करके क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न विचारकों में से प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है? वेबलेन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? चेतन और अचेतन, सहयोग और संघर्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या सकारात्मक और नकारात्मक। तो इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप, देखिए जहां पर चेतन और अचेतन है वो भी सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी होगा, सकारात्मक और नकारात्मक भी होगा, लेकिन सहयोग और संघर्ष, अगर यहाँ संघर्ष ना होता तो ये सही होता, लेकिन क्या है, जो आपका सहयोग और संघर्ष है ये सामाजिक नियंत्रण का एक स्वरूप नहीं होगा। ठीक है, देखिए सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य ऐसी विधियों से है जिसके द्वारा किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, आकांक्षाओं और व्यवहार को नियमित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की डेफिनेशन क्या है? सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य ऐसी विधियों से है जिसके द्वारा किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, आकांक्षाओं और व्यवहार को नियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपर्युक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के लिए पात्र नहीं है? ये किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खीम ने या मैक्स वेबर ने? तो ये किसने कहा था? तो देखिए आपको पता होगा क्या, एक आपका, ठीक है, तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि एक आपका जो डार्विन थे, डार्विन ने आपका सिद्धांत दिया था कौन सा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो वातावरण के अनुकूल खुद को ढालता जाएगा, समय के साथ आगे बढ़ता जाएगा, वो क्या है, वो तो सर्वाइव कर पाएगा, जबकि जो लोग स्थिर बने रहेंगे, रिजिड बने रहेंगे, वो क्या कर पाएंगे, वो स्थायी, मतलब वो वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और आप सबको ये कई बार बताया जा चुका है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर थे ये डार्विन से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो ये जो तर्क है कि जो व्यक्ति उपर्युक्त स्थापित नहीं हो सके वे आगे बढ़ने के लिए पात्र नहीं है, ये आपका कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने कहा था ये समाज के संदर्भ में। ठीक है, जो डार्विन थे उन्होंने कहा था वो जैविकी के संबंध में, ठीक है, जैविक उसके संबंध में, और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा था समाज के संदर्भ में कि जो लोग बदलते हुए समाज में खुद को स्थापित नहीं कर पाएंगे वे आगे बढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, वो जहां है वहीं पर रह जाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये कहा था आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ती एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? आपसे पूछ रहा है इन चारों में से, रुडोल्फ एवं रुडोल्फ का, एंथोनी गिडेंस का, एम.एन. श्रीनिवास का या इमाइल दुर्खीम का। तो देखिए ये जो आपका कथन है, ठीक है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ती एवं एकजुटता अधिक होगी, ये आपका कहा था इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको देखिए जब भी कोई डेफिनेशन आती है तो उस डेफिनेशन को नोट करिए। मान लीजिए यहाँ से तक आपने डेफिनेशन लिख ली, इसके आगे बस आपने क्या लिख लिया? इमाइल दुर्खीम लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देखिए हर वीडियो को देखने के साथ साथ एक पन्ने में उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यही जो है ये आपके सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, आपके जब आपका एग्जाम सबसे ज़्यादा आपके पास आ जाता है, 1-2 दिन बचते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।